वेलकम टू क्रिस्टल ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज बच्चों हम अपने इकोनॉमिक्स का अगेन सेम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सो इन आवर लास्ट क्लास आई थिंक वी शुड कंप्लीटेड टिल डिमांड एंड ऑल्सो स्टार्टेड डिमांड शेड्यूल. Okay, so moving forward, today we will complete the concept of aggregate supply. So, first of all, let me tell you कि what is aggregate supply. Aggregate supply means that aggregate production as planned by producer during an accounting year. It implies a flow of goods and services in economy. जितना भी हमारा प्रोड्यूसर एग्रीगेट में मीन्स टोटल में प्लान करता है, एग्रीगेट में प्लान करता है हमारा प्रोड्यूसर क्या, प्रोडक्शन इन वन अकाउंटिंग ईयर मीन्स 12 months. ओके, सो इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, कि कितना प्रोडक्शन वो मार्केट में लाने वाला है. और अगेन ये एक फ्लो कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. We know production of goods and services implies value addition and value addition implies income generation. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि जब हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं बच्चे, when we produce goods and services, so यहाँ पर क्या होता है, इनकम जनरेशन होती है. देखिए, वैल्यू एडिशन होता है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने पे वैल्यू एडिशन होता है. वैल्यू एडिशन बताता है हमें इनकम जनरेशन. अवर नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल अस, वेट मैं इसे इरेज कर देती हूँ. हाँ, अब देखिए, तो हमारी जो नॉलेज है, किसकी नॉलेज, अवर नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल अस दैट वैल्यू एडेड एंड इनकम जनरेटेड आर आइडेंटिफाइड ईच अदर. यानी कि जब प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो वैल्यू एडिशन होगा इकोनॉमी में. वैल्यू एडिशन से व्हाट हैपेंस, इनकम जनरेट होगी. और इनकम जनरेशन से क्या होगा यहाँ पे, accordingly aggregate supply implies flow of income in the economy during an accounting year. तो aggregate supply हमें ये बताती है कि हमारे इनकम का फ्लो इस अकाउंटिंग ईयर में कितना रहा है. ओके, ठीक है, आगे देखिए. therefore be treated as identical to each other, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये लिखी हुई है कि इट रेफर्स टू द प्लान्ड एग्रीगेट आउटपुट इन इकोनॉमी. इकोनॉमी में प्लान्ड एग्रीगेट आउटपुट यानी कि हमने टोटल से कितना प्लान किया है इकोनॉमी में, वो चीज़. इट कैन बी सेड दैट एक्चुअल वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज सेम एज इकोनॉमी इनकम. यानी कि हमारे टोटल आउटपुट की जो वैल्यू रहेगी बच्चे, वो क्या होने वाली है, इट रिमेन सेम. यहाँ पे आपको इस चीज़ को पॉइंट आउट मैं कर रही हूँ कि ये हमें बताता है टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी टेरिटरी, यानी कि कंट्री के अंदर टेरिटरी में कितने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड देन देखिए, इट कैन बी सेड दैट एक्चुअल वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज सेम एज इकोनॉमी इनकम. यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू टोटल आउटपुट की, वो क्या रहने वाली है, वो सेम रहने वाली है हमारी इकोनॉमी में जितनी इनकम है. तो हम इसको इनकम को किससे डिनोट करेंगे बच्चे, वाई से डिनोट करेंगे. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड. जो वाई है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम. व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इनकम. ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि इनकम को हमने डिवाइड किया है बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग. हाँ, जब हमने अपनी लास्ट क्लास में डिमांड की बात की थी तो हमने बताया था कि जो कंज्यूमर है वो पूरा कंजम्पशन में स्पेंड नहीं करता है. अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो कुछ पार्ट सेव भी करता है. तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जो मैंने आपको कल भी बताई थी, दैट इज इनकम इक्वल्स टू Y stands for income equals to C stands for consumption and S stands for saving. ये इक्वेशन आपको हमेशा लर्न रखना है. और ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे 45 डिग्री का एक एंगल जो है वो क्रिएट होगा. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और नोटिंग कराती हूँ. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग.
ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि मुझे निकालना है, लेट सपोज सेविंग कितना होगा, तो आप कहेंगे इनकम माइनस कंजम्पशन, कि भाई जितना आपने कमाया उसमें से जितना कंज्यूम किया माइनस कर दीजिए, सेविंग आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ सपोज मुझे कंजम्पशन निकालना है कि मैंने कितना कंज्यूम किया, तो व्हाट शुड आई डू, इनकम माइनस सेविंग। अगर मेरे पास सपोज 100 रुपीज़ थे और 100 में अगर मैंने 20 रुपीज़ सेव कर लिए, तो इट मीन्स मैंने बाकी पैसे क्या किए, 80 रुपीज़ आई कंज्यूम्ड, ठीक है। दिस इज माई कंजम्पशन। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप डेवलप किया गया है और ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी टेल यू व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखिए आप, सबसे पहले हम इस फिगर को देख रहे हैं, दिस फिगर, इस फिगर को देख रहे हैं, और यहाँ पे आपका जो रिलेशन बताया गया है वो है इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये 45 डिग्री का एक एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस इज एक्चुअली 45 डिग्री, और ये इनकम लाइन है और ये इनकम और सेविंग का रिलेशनशिप बताया है। द वैल्यू ऑफ आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई जीडीपी सेम एज लेवल ऑफ इनकम, कहते हैं कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है एग्रीगेट सप्लाई और जीडीपी वो सेम होता है इनकम के लेवल से। सो वाई इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, राइट, क्योंकि उसने बोला कि हमारा जो सप्लाई है वो सेम रहेगा, इनकम जितना है उतना ही, जितना इनकम है उतना ही प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है इकोनॉमी में। सो इस केस में हमारा इनकम जो है वो कंजम्पशन एंड सेविंग दोनों के क्या हो जाएगा, इक्वल। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, 45 degree line through the origin, 45 degree line through the origin, it means income along the horizontal axis C plus S along with vertical axis। वही चीज़ मैंने आपको जो एक्सप्लेन की कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या है कंजम्पशन और सेविंग, और हॉरिजॉन्टल पे क्या है इनकम और सेविंग। इट इज नोटेड दैट 45 डिग्री लाइन C प्लस S हमारा कंजम्पशन एंड सेविंग आर इक्वल्स टू इनकम, जितना कंज्यूम जितना सेव दोनों को ऐड करेंगे इनकम मिलेगी, बिकॉज इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम। अब ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, so moving ahead, first of all determination of equilibrium income। हम equilibrium income को कैसे डिटरमाइन करेंगे, we shall confine our analysis। सबसे पहले हम अपनी एनालिसिस को कन्फाइन करते हैं। confine analysis of the determination of equilibrium level। सबसे पहले we will talk about equilibrium level of income to the economy with only 2 sector, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट और किसी थर्ड पार्टी को या किसी और सेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे ओनली 2 सेक्टर्स हैं, फर्स्ट इज हाउस होल्ड एंड सेकेंड वन इज फर्म, H फॉर हाउस होल्ड, F फॉर फर्म। द ओनली कॉम्पोनेंट एग्रीगेट डिमांड विल बी कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो जो एग्रीगेट कॉम्पोनेंट है वो है क्या हमारा कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट C प्लस I अप्रोच। तो देर आर 2 अप्रोचेस, फर्स्ट वन इज C प्लस I अप्रोच एंड सेकेंड अप्रोच भी हम देखने वाले। मूविंग अहेड, सेकेंड अप्रोच आपके पास आता है, देखिए द फिगर बिलो शोज द एग्रीगेट डिमांड प्लॉटेड अगेंस्ट इनकम, द लाइन CC इज द कंजम्पशन फंक्शन शोइंग द डिजायर्ड प्लान्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन रिस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल ऑफ इनकम। तो CC लाइन एक कंजम्पशन फंक्शन बता रहा है और ये वो डिजायर्ड लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो रिस्पॉन्ड करेगा लेवल ऑफ इनकम को। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये करस्पॉन्डिंगली वर्क करता है इनकम के साथ, ठीक है। दिस गिव्स अ लेवल ऑफ टोटल डिजायर्ड स्पेंडिंग और एग्रीगेट डिमांड, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी टोटल डिजायर्ड स्पेंडिंग क्या थी और एग्रीगेट डिमांड कितना था। The 45 degree line was unable to identify the equilibrium। 45 degree line equilibrium को identify नहीं करती है। At any point on the 45 line aggregate demand measured vertically equally the total level of income।
equilibrium, the economy is in equilibrium when aggregate demand represent C plus 10 curve is equals to total income. तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी. यहाँ पे बोला है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब रहेगी जब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है C plus 10 कर्व से, वो इक्वल हो जाएगा किसके, इनकम के, इज इक्वल्स टू इनकम. कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें मैं बता रही हूँ. यहाँ पे देखिए दिस इज C plus I. C plus I मीन्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. जितना कंज्यूम किया कितना इन्वेस्ट किया. I, C plus I, this is only C line, consumption line, this is income line, and it is also making angle of 45 degree as I shown in previous slide. Okay, so income डिटर्मिनेशन बाय कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच हम इसको बोलते हैं कि इनकम का डिटर्मिनेशन करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. सो लेट्स सी. The aggregate demand C plus 10 curve shows the desired level of expenditure by consumer and firm corresponding to each level of output. यानी कि जो C plus 10 curve है वो शो कर रहा है कि कितना level of expenditure कंज्यूमर करेगा करस्पॉन्डिंगली उतना आउटपुट जनरेट करने के लिए, राइट. सो द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर C plus 10 कर्व इंटरसेक्ट 45 डिग्री लाइन. इकोनॉमी उस पॉइंट में होगी इक्विलिब्रियम में जब C plus 10 कर्व इंटरसेक्ट करेगा 45 डिग्री लाइन एट पॉइंट E इन द अबव फिगर. ई पॉइंट में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी जब लेवल ऑफ डिजायर्ड स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली इक्वल होगा टोटल इनकम के. यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का जो डिजायर्ड लेवल है दैट इज ओनली एंड ओनली इक्वल्स टू इनकम, राइट. तो ये वो पॉइंट होगा जिस पे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगी. आगे देखिए द लेवल ऑफ इनकम करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई इज द लेवल ऑफ इनकम OM. तो जो ई पॉइंट पे जो इनकम है करस्पॉन्ड कर रही है वो कितना है, OM. OM इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. तो बाय विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, दिस इक्वेशन, हमने एक चीज़ डिटरमाइन की. देखिए अब इस इक्वेशन को ध्यान से समझिए. इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. हेयर y इक्वल्स टू C बार, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बार. ओके, सी y इक्वल्स टू C बार, y इक्वल्स टू y माइनस बी वाई इक्वल्स टू C बार प्लस I. ये इधर जाएगा y 1 माइनस बी, हमने कॉमन ले लिया y, तो अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस बी बचा और इधर C बार प्लस I. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. आगे देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू C बार प्लस 1. इसको डिवाइड करेंगे, जो उधर था 1 माइनस बी वो डिविजन में आएगा. द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आपका जो यहाँ बनेगा दैट इज इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन प्लान्ड स्पेंडिंग इज इक्वल्स टू प्लान्ड इनकम. हमेशा ध्यान रखना है, J.M. कीन्स कहते हैं कि जब हमारी प्लान्ड स्पेंडिंग, जितना हमने प्लान किया है, जितना हमारी इनकम है, जितनी प्लान्ड इनकम है उसके इक्वल हो जाती है, उसी पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम इकोनॉमी का डिसाइड हो जाता है. And when planned spending is not equal to income, then income will tend to up or down until the two are equal. और जब हमारा प्लान स्पेंडिंग इनकम के इक्वल नहीं होता है, जब तक, उस केस में होता ये है कि इनकम हमारी अप और डाउन होती रहती है जब तक कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज मीट नहीं कर लेती. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ सो इट कुड बी पॉसिबल कि आप ये बात ध्यान रखें. इस पॉइंट को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आपको हमेशा लर्न रखना है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. पहला केस हम लेते हैं जहाँ पर हमारा AD और AS एग्रीगेट सप्लाई जो है, एक मिनट, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. यानी कि लोगों ने सप्लाई ज़्यादा कर दी है, प्रोड्यूसर्स ने, डिमांड कम हो गई है. ये कौन सा केस है और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, लेट्स सी. कंसीडर करना है केस इकोनॉमी में जहां लेवल ऑफ इनकम ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम लेवल OM है. एट ईच ऑफ सच ग्रेटर लेवल ऑफ इनकम C plus 10 लाइज लाइन बिलो 45 डिग्री लाइन दैट इज स्पेंडिंग लाइन. ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली दिस थिंग
कि एट सच ग्रेटर लेवल ऑफ इनकम C+10 लाइन लाई करता है 45 डिग्री लाइन, जो कि प्लान्ड स्पेंडिंग इज लेस देन प्लान्ड इनकम. दिस मीन्स दैट कंज्यूमर एंड फर्म टुगेदर विल बाइंग लेस गुड्स देन फर्म आर प्रोड्यूसिंग. यानी कि जब हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, इसका सीधा सा मतलब ये है समझने के लिए, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. मतलब ये कि जो कंज्यूमर्स है ना वो डिमांड कम कर रहे हैं, पर प्रोड्यूसर्स ने मार्केट में सप्लाई इंक्रीज कर दी. दिस मीन्स दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म्स would buying less. Okay, this is what we have done. This would lead to unplanned desired increase in inventory of unsold goods. इससे क्या होगा, सप्लायर्स की इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, गुड्स नीदर सोल्ड टू हाउस होल्ड्स फॉर कंजम्पशन नॉट बॉट बाय फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट. ना ही हाउस होल्ड्स गुड्स खरीदेंगे और ना ही फर्म इन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करेंगी. फर्म वुड रिस्पॉन्ड टू हिज अनप्लान्ड इन्वेंट्री इंक्रीज. फर्म जो है वो अनप्लान्ड इन्वेंट्री इंक्रीज जो हुआ है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज हो जाएगा. अब आप बताइए, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, उस केस में क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की सिचुएशन हो सकती है? नहीं हो सकती. एंड हेंस आउटपुट, the process output will decrease, employment will decrease. So the process of decrease in income will continue until the economy is back at income level OM. और ये process तब तक continue होगा जब तक कि इकोनॉमी दोबारा से OM लेवल पे नहीं आ जाती, where again aggregate demand equals to planned income and there is no further tendency to change. यानी कि जहाँ पे aggregate demand दोबारा planned income की equal आ जाती है और ऐसी कोई tendency to change नहीं है. ओके, दूसरा केस हमारे पास आता है. अब देखिए इस केस में चीज़ें थोड़ी ऑपोजिट हैं. ऑपोजिट इन द सेंस कि यहाँ पे मेरे पास जो एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई से. अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देख के, इस फंक्शन को देख के समझें, तो हमारे पास जो है कंज्यूमर्स डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई का लेवल कम कर दिया इकोनॉमी में. इस केस में क्या होगा, देखिए जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर के एंड से क्या होगा कि लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे, बढ़ेंगे. ओके, बट क्योंकि सप्लाई कम है, सप्लाई लिमिटेड है, तो ऐसे में जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो लेवल ऑफ स्टॉक वो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं वो डिक्रीज हो जाएगा. आगे देखते हैं. Another case, when the economy is level of income less than equilibrium OM at any such lower level of income, C+10 above 45 डिग्री लाइन के लाया करेगा. दैट इज प्लान्ड स्पेंडिंग जो है मोर देन प्लान्ड इनकम. जितना खर्च करना था वो ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम है प्लान्ड इनकम से. सो दिस मीन्स दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म वुड टुगेदर बी बाइंग मोर गुड्स देन फर्म वर प्रोड्यूसिंग. जितना मैंने बताया आपको कि जितना फर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा उससे ज़्यादा कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं. This would lead to unplanned, undesired decrease in inventory. बस वही चीज़ है कि हमारी इन्वेंट्री का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अब क्या होगा, फर्म क्या करेगी इस केस में, फर्म वुड रिस्पॉन्ड टू अनप्लैंड इन्वेंट्री डिक्रीज और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, और फिर क्या होगा, हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा. एकदम वाइसा वर्सा केस है, देयर इज़ नो समथिंग डिफरेंस. बस जैसे उसमें उल्टा होता है इसमें अगेन उसका ऑपोजिट. So where again aggregate demand fall equal planned income and there is no further tendency to change. अब नेक्स्ट हमारी जो अप्रोच आती है, नेक्स्ट अप्रोच के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट अप्रोच हमारी है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. पहली हमने अप्रोच ख़त्म की, दूसरी अप्रोच पे आ रहे हैं. दिस इज़ आवर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. लेट्स सी. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो इसमें आपको क्या समझना है, सबसे पहले द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए. इनकम इक्वल्स टू एडी, इनकम डिमांड के इक्वल हो गया, यानी जितनी इनकम है कंज्यूमर की उतनी पूरी वो डिमांड कर रहा है गुड्स की. अब इनकम को हम क्या कहते हैं, इनकम को फर्दर ब्रेक करिए. इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी कि जितना इनकम कंज्यूमर ने कमाया उसके दो पोर्शन हो जाते हैं. अभी हमने इक्वेशन पढ़ा था, कंजम्पशन प्लस सेविंग. कुछ कंज्यूम करेगा, कुछ बचा लेगा, सेव करेगा.
और उसी तरीके से डिमांड की भी एक हमने फर्दर ब्रेक करेंगे, तो कुछ वो कंज्यूम करेगा और कुछ क्या करेगा, कंज्यूमर स्पेंड कर देगा। यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, देयर आर 2 सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो उस केस में व्हाट विल हैपन कि डिमांड है तो डिमांड में कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे और हमारा हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा और जो फर्म है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, सो अगर हम यहाँ से देखें तो सी और सी दोनों कैंसिल हो गए, आर एच एस एंड एल एच एस, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल होने के बाद जो फाइनली हमारे पास आया दैट इज सेविंग इक्वल्स टू इनकम। इट मीन्स कि जितना सेव किया उतना ही हमने, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स जितना सेव किया उतना ही क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ओके, सो मूविंग अहेड, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करती हूँ। वेट, सी ये कैंसिल, y इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, y को हमने बोला कंजम्पशन प्लस सेविंग, डिमांड को बोला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सेविंग इक्वल हो गई इन्वेस्टमेंट के। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। हेंस व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू आउटपुट, सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती है, यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड आउटपुट के इक्वल होगा, सेविंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। दिस मीन्स दैट पॉइंट एट विच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, वी कैन से इट इज़ आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम को देखिए, आपको समझ आएगा। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत ही थॉरोली, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। ये चीज़ आपको दोबारा देखना है एंड अंडरस्टैंड करना है। मूविंग अहेड, पहला केस हम लेते हैं। अच्छा, इससे पहले देखिए, एक इंटरसेक्शन जब होता है सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व का, देन व्हाट विल हैपन। सो केस नंबर 1, जब इंटरसेक्शन होगा व्हेन द इकोनॉमी इज द लेवल ऑफ इनकम ग्रेटर देन ओएम, जब इकोनॉमी ऐसे लेवल पे थी, ऐसे लेवल ऑफ इनकम पे थी जो कि ओएम से ग्रेटर था। सी, ओएम से ग्रेटर लेवल ऑफ इनकम, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, राइट। ओएम से एट द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, wait, yes, so at the corresponding level of income the saving curve lie above the investment curve, therefore at level of saving planned saving are more than planned investment। तो हमारी जो planned saving थी, यानी कि saving is more than investment, ये हमने अभी पिछले स्लाइड्स में थ्रू द ग्राफ समझ लिया है। ओके, इफेक्ट ऑफ दिस विल बी कॉस्ट एंड अनप्लान्ड बिल्डअप ऑफ इन्वेंट्री, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी इन्वेंट्री जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लगेगी। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनप्लान्ड इन्वेंट्री, उन इन्वेंट्री की प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें डिजायर्ड लेवल, फर्म विल कट डाउन द बैक प्रोडक्शन, फर्म को अपने प्रोडक्शन पे स्टॉप लगाना पड़ेगा। ओके, इफेक्ट विल बी फॉल इन इनकम अंटिल द इकोनॉमी रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, और फिर उससे होगा क्या कि जब तक फर्म अपने उस प्रोडक्शन पे स्टॉप नहीं लगाती है, जब तक वो उस लेवल पे नहीं आ जाता है, इनकम लेवल पे, इक्विलिब्रियम पे, तब तक यहाँ पे हमारी जो इफेक्ट है यानी कि फॉल होती रहेगी इनकम लेवल। व्हेन प्लान्ड सेविंग इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, तो हमारी सेविंग जब तक इन्वेस्टमेंट की इक्वल नहीं आती है तब तक हमें क्या करना होगा, अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट केस, व्हेन द इकोनॉमी एट द लेवल लेस देन ओएम, जब इकोनॉमी ओएम से कम लेवल पे, वाइस वर्सा केस होगा अब इसमें, एट करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर्व के बिलो लाई करेगा, बिलो इन द सेंस कम हो जाएगा। देयरफॉर the level of income planned saving are less than planned investment। now saving is less than investment is more। इस केस में क्या होने वाला है, अब आपका जो इन्वेंट्री है वो रिड्यूस रहेगा। अब यहाँ पे फर्म क्या करेगी कि वो इन्वेंट्रीज को डिजायर्ड लेवल तक इंक्रीज करेगी जब तक कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं आ जाता है, जो हमारी इनकम स्टेज है, इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ इनकम पे नहीं आ जाता है। ओके, अब हम इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इन्वेंट्री टू द डिजायर्ड प्लान्ड लेवल, फर्म्स विल इंक्रीज प्रोडक्शन, द इफेक्ट विल बी इंक्रीज इन इनकम टिल द इकोनॉमी रिटर्न टू इनकम लेवल ओएम। जब तक ओएम पे नहीं आ जाती है तब तक उसको क्या करना पड़ेगा,
प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, वेयर द प्लांट, हमें अगेन सेम इक्वेशन बना दिए, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी पुरानी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए दो केसेस डिराइव किए हैं। पहले केस में सेविंग कम होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, दूसरे केस में सेविंग ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, दैट्स ऑल। अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो सी बार अगर 100 है, MPC ठीक है 0.8 है, यू नो MPC क्या होता है, आपने स्टडी किया होगा क्लासेस में। तो हमारे पास जो निकल के आता है, देखिए यहाँ पे इनकम, वी विल सी इनकम है 0, then 1000, 2000, 3000, 4, 5। उसी तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ते जा रहा है, पहले 100 था, फिर 900, फिर 1700, 25, 33, देन सेविंग बढ़ रहा है। सेविंग में क्या इंक्रीज आ रहा है, सेविंग हुआ हमारा 100, 300, 500, 700, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एग्रीगेट डिमांड C+I, ओके, और इनकम टेंडेंसी कुछ में इंक्रीज हो रही है, कुछ में डिक्रीज हो रही है। आपको अगर टेबल आता है इन केस, तो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट यूज द शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया, इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, पहला पॉइंट, ओके। सो और डिमांड में हमने देखा कि इनकम होगी, सेविंग करेंगे एंड कुछ हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग करेंगे एंड कंज्यूम करेंगे, यहाँ पे वी विल राइट कंजम्पशन। और दूसरा हमने देखा कि जो डिमांड होगी टू सेक्टर इकोनॉमी में, वो जब कंज्यूमर करेगा तो कंजम्पशन, फर्म करेगी तो इन्वेस्टमेंट। आपको इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके अपने टेबल एंड ग्राफ्स को सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। बाकी C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, S फॉर सेविंग, I फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इनकम निकालना है, इट मीन्स, तो देखिए यहाँ पे सेविंग इनकम पे एक फॉर्मूला लगता है, वो अप्लाई करेंगे, डिमांड निकालेंगे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और उसी तरीके से हम अपनी टेंडेंसी ऑफ इनकम को भी डिफाइन करेंगे, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो अभी तक जितना भी मैंने आपको रिवाइज कराया, जो न्यू टॉपिक पढ़ाया, उन सभी को एक बार अच्छे से रिकैप करना है, देन वी विल कंटिन्यू in the next class from our new topic, that is multiplier, investment multiplier। ये बहुत important topic है, till the time revise all these things again and again। Okay, bye bye।